रिसेक्शन नंबर डी। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। और एक बात शुरू करने से पहले एक बार फिर सुन लीजिए, देखिए हमें सबसे पहले वीक एसिड, हमें सबसे पहले वीक बेस, ये हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए हमको पता नहीं है, तो अगर किसी क्वेश्चन में के दिया है इसका मतलब पक्का वो वीक एसिड है। अगर किसी क्वेश्चन में के भी दिया है तो पक्का वो वीक बेस है, पहली चीज। अगर कुछ भी ना दिया हो तो बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट दिखाई देगा। लगभग जो सॉल्ट होते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी काम आने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से हम जानेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम नाम से हम इसको जानेंगे। मैंने आपको इसकी लिस्ट बहुत लंबी बना रखी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले बोला कि अल्फा निकालिए। अल्फा मतलब, अल्फा का मतलब के बाई सी। के बाई सी समझ रहा है ना, अगर एसिड हो तो के बाई सी और बेस हो तो के बी बाई सी निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू है। लेकिन आपको परसेंटेज अल्फा निकालना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻2 का मतलब समझ लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले आप अल्फा चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले के बाई सी निकालिए। के बाई सी की वैल्यू निकाल के चेक करिए क्या हम 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने बता दिया था। अगर निगलेक्ट कर सकते हैं तो बस जो वैल्यू निकाले इसका रूट निकाल लीजिए, अल्फा आ गया। भाई अधिक से अधिक क्या पूछेगा, अल्फा पूछेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज अल्फा पूछेगा। 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और क्या पूछेगा, किसी चीज का कंसंट्रेशन पूछेगा। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, सी अल्फा। भाई उसके लिए अल्फा तो चाहिए ना, और सी तो हमेशा दिया रहता है पेपर में, सी हमेशा पेपर में दिया रहता है। ओके, ये 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो 3 क्वेश्चन आता है। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अभी का जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जा देखिए मैं लिख रहा हूं हेडिंग। हेडिंग है आयनिक, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है आयन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझते हैं ना, आयन का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर आपको याद है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि बच्चों जब भी कभी वाटर को तोड़ते हैं, जब भी कभी वाटर टूटता है, आपको रिएक्शन लिखाया था अगर आपको याद हो, तो ये H+ में टूटता है, H+ एक्वस, और ये OH- में टूटता है। वैसे टूटता है तो H3O+ में टूटता है, क्योंकि देखो एक बात और सुनो, H+ अगर मैं एक्वस लिखूं, H+ यदि मैं एक्वस लिखूं, या H+ एक्वस का मतलब क्या हुआ, H+ किसमें है, पानी में, यही हुआ ना मतलब H+ एक्वस का मतलब। H+ कितना पानी में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया, H3O+ हो जाएगा, H3O+। तो बच्चों ये H+ एक्वस या H3O+ एक्वस, H3O+ लिखो, ये दोनों बात सेम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको H3O+ कहीं दिख जाए या H+ दिख जाए, आपको H+ ही समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैंने लास्ट में ये रिएक्शन लिखाया था, यदि आपको याद हो, जिसमें मैंने सेल्फ आयोनाइजेशन में ये रिएक्शन लिखाया था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सर आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको के से दिखाएंगे, के से, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको के लिखा जाता है। किसका लिखना है, वाटर का, तो इसको बोलेंगे के डब्ल्यू, के डब्ल्यू लिखेंगे, यहां रहा के डब्ल्यू। अब ये क्या कह रहा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट मतलब इनके आयन का प्रोडक्ट, इनके आयन का प्रोडक्ट। इनका आयन कौन है, H+, और ये कौन है, OH-। इनके आयन का प्रोडक्ट हो गया ना, इनके आयन का प्रोडक्ट। देख लो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का बच्चों ये फॉर्मूला होता है KW बराबर H+ का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो बच्चों KW है, KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट, मतलब आयन का प्रोडक्ट, किसका, पानी का। मैं फिर कह रहा हूँ KW किसे कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW किसे कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर,
ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया। KW किसे कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको इतना डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है, याद है? सेल्फ आयोनाइजेशन में ये रिएक्शन लिखा रखा है कि जब भी कभी पानी टूटता है तो ये बनता है। अब इसको मैंने H+ भी लिखा कर रखा था, ये मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे KW किसे कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ध्यान से ध्यान सुनिएगा बच्चों। जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, जब एक्सपेरिमेंट किया गया कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पर जब देखा गया, मैं इसको अगर केल्विन की बात करूं तो 298 केल्विन पर जब देखा गया, तो बच्चों ये जो H+ की कंसंट्रेशन थी ना, H+ की कंसंट्रेशन पानी वाला, और ये जो OH- आयन की कंसंट्रेशन थी ना, मैं एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली जो भी फैक्ट बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके बताया गया बच्चों। इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर आता है, कंसंट्रेशन आता है, ये एक्सपेरिमेंटली है ना, इसको आपको याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, इसको कृपया आप याद रखें। मैंने क्या बोला कि बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे H+ की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है? सेम होती है, दोनों सेम होती है। और कितनी होती है सर? 10⁻⁻7 के बराबर होती है। सही है। अब मुझे एक बात बता दो, KW का फॉर्मूला क्या था सर? KW का फॉर्मूला था H+ की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन, ये KW का फॉर्मूला है बच्चों। ये किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर पे ये KW का फॉर्मूला है। ये किसी भी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला, किसी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं आपसे बोला रूम टेम्परेचर पे बताओ, अगर मैं आपसे बोला रूम टेम्परेचर पे बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सर? रूम टेम्परेचर पे H+ कितना होता है? 10⁻⁻7। ये कितना होता है? 10⁻⁻7, दोनों बराबर होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है लिखो। तो KW याद रखिए, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। H+ की कंसंट्रेशन कितना होगा? H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगा, सही है, इनटू OH- कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻7 होगा। ये कितना आएगा? 10⁻14 आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो KW है ना, KW, ये जो KW है बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वैसे मैंने बताया था कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये मैंने बताया था ना। KW जो है बच्चों, इसकी जो वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ये रूम टेम्परेचर पे होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और याद रखिएगा, ये KW जो होता है बच्चों, KW यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और KW किसे कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलिए, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलिए, या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये आपको 10⁻⁻14 होता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सिंपल है ना, ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो ये जो फॉर्मूला ऊपर का जो लिखा है ना मेरे बच्चों, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है फॉर्मूला। ऊपर वाला फॉर्मूला आप किसी भी टेम्परेचर पे लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपसे पर्सनल बोले कि रूम टेम्परेचर पे बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पे बताओ, तो आपको 10⁻⁻14 लिखना है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये 1994 में आया था, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन है 1994 में आया था। देखो क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। मैं क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये जो KW है ना बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होता ना, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट टिक लगा देते। किस पे टिक लगाते? 10⁻⁻14 पे। लेकिन ये टेम्परेचर दिया ना बच्चों, इसका मतलब KW जरूर बदलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H3O+, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, अगर पेपर में H3O+ ऐसे डब्बे में पैक कर दे तो इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। H3O+ या H+ दोनों बतिया सेम होता है, दोनों सेम होता है, ये दोनों क्या है? सेम होता है, दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि आप H+ लिखिए, H3O+ लिखिए, दोनों बात सेम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 80 डिग्री सेल्सियस पे H3O+ की कंसंट्रेशन इतनी मोल पर लीटर है, तो KW की वैल्यू क्या होगी? अब सुन लीजिए बच्चों, KW क्या होता है सर? KW होता है H+ और OH-। ये फॉर्मूला किस पे है सर? ये फॉर्मूला किसी भी टेम्परेचर पे है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस पे किसकी कंसंट्रेशन दिया? H+ की। बच्चों H+ की कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पे ने OH- आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा।
मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि अगर इस पेपर में H+ की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H+ मतलब H3+, ठीक है, कितना सर 1 × 10⁻⁶ दिया हुआ है ना, तो बच्चों यही कंसंट्रेशन OH- आयन की भी होगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करिए, बताइए मुझे H+ की कंसंट्रेशन कितना 10⁻⁶, OH- कितना 10⁻⁶, तो ये KW कितना आएगा सर 10⁻12, और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है बच्चों? जब भी कभी कोई टेम्परेचर दो और कोई एक कंसंट्रेशन दे तो दूसरा कंसंट्रेशन बराबर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं KW, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक वैल्यू याद कर लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने सुना होगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सुना होगा आपने। मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वनली और वनली वीक इलेक्ट्रोलाइट पर फॉलो होता है। सबसे पहले सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे एप्लीकेबल है, तो बच्चों आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, वीक एसिड, वीक बेस, है ना, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं फिर कह रहा हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ लगता है। बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है। अब क्या होता सुन लीजिए, होता यह है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है ना, अल्फा बच्चों उसके डायल्यूशन के डायरेक्टली अल्फा में बोल कर, अल्फा थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा और ये रूट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा सा ये गोल घूम रहा है, 2 मिनट लिखिए, देख लीजिए यहाँ पे। अल्फा उसके डायल्यूशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केवल और केवल आपसे स्टेटमेंट पूछेगा, ध्यान सुनिएगा कि भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसे कहते हैं, तब क्या बोलेंगे कि जो इसका अल्फा होता है बच्चों, इसका जो अल्फा होता है, अल्फा मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो टूटता है ना, वैसे तो बहुत कम टूटता है, तो उसका जो अल्फा होता है ना बच्चों, उसका जो अल्फा होता है, इसका जो ये अल्फा होता है, अल्फा ये बच्चों डायल्यूशन के, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिए, ये डायल्यूशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन सही है। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज बहुत कंसंट्रेट मतलब जिसमें सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, आप इसमें पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने का मतलब क्या हुआ, पानी मिलाने का मतलब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया। पानी मिलाने का मतलब क्या हुआ, आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया। डाइल्यूशन समझते हैं ना, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, सॉल्यूशन को और पतला करना, आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया। तो जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मुझे बताओ क्या कंसंट्रेशन कम होगा, कम होगा ना। इसका मतलब बच्चों, जहां पे डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन की जगह पे 1/C भी लिख सकते हैं, यही बता रहा था मैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ये कंसंट्रेशन कम होता है। देखो एक बार फिर सुन लीजिए, डाइल्यूशन किसे कहते हैं, मैं लिख देता हूं बच्चों। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिक्स करना, बच्चों पानी जितना मिक्स करेंगे ना उसको बोलते हैं डाइल्यूशन बढ़ाना। डाइल्यूशन जैसे चाय है, पानी मिला दीजिए, उसका डाइल्यूशन आपने बढ़ा दिया लेकिन कंसंट्रेशन कम कर दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपसे कभी पूछिएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या है, तो बच्चों ये भी सही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट ये भी सही है। कंसंट्रेशन के 1/रूट में होता है लेकिन डाइल्यूशन के डायरेक्ट होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बच्चों आप याद रखेंगे।
याद रखें। तो दो स्टेटमेंट ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे लगता है, तो ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ध्यान सुनिए क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए आपके पास, ध्यान सुनिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास 0.2 मोलर, 0.2 मोलर क्या है, एसिटिक एसिड। तो क्या एसिटिक एसिड वीक होता है? यस सर, वीक होता है। सही है, वीक होता है। अब आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें पानी ऐड किया। नहीं, ये कह रहा है कि आप इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, आप इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं आपको नहीं पता, इसका वॉल्यूम नहीं पता, कितना पानी ऐड कर रहे हैं। किसमें ऐड कर रहे हैं? 300 ml, 300 ml एसिटिक एसिड है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है, उसमें आपने पानी मिलाया। ठीक है, पानी मिलाया। तो मुझे एक बात बताओ, जब तक आप पानी आपने नहीं मिलाया था, मान लेता हूं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था। जब आपने पानी मिलाया तो कह रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों डबल हो गया, मतलब 2 अल्फा हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना पानी मिलाया, समझ नहीं पा रहे हो यार। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसिड है तो क्या ये वीक एसिड है? यस सर। तो वीक एसिड है जिसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा। इस भाई इतने का कुछ ना कुछ अल्फा होगा ना, ये कितना कुछ ना कुछ टूट रहा होगा ना पानी में, कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, अल्फा होगा। उसके बाद कह रहा कि आपने पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने के बाद जिसको जिसको अल्फा था वो कह रहा भाई डबल हो गया, 2 अल्फा हो गया। क्वेश्चन कह रहा कितना पानी मिला। बहुत सिंपल सी बात। मुझे बताओ, क्या ये अल्फा और डायल्यूशन का ये रिलेशन होता है? ठीक है, अल्फा डायल्यूशन का ये रिलेशन होता है। मुझे बताओ अल्फा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा 1 अपन अल्फा 2 बराबर रूट V1 अपन V2। सही बात है। सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, पानी मिलाने के बाद 2 अल्फा हो गया। सबसे पहले वॉल्यूम 300 था, कितना पानी मिलाया आपको नहीं पता, आप उसको V लिख दिए। सही है। सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ से जो V आता है वो 1200 ml आता है। V कितना आता है? 1200 ml। ये जो V है ना बच्चों, ये फाइनल वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा। ये V क्या है? अंतिम वॉल्यूम है। ये V क्या है? अंतिम वॉल्यूम है। ये V क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। लेकिन आपने कितना पानी ऐड किया ये पूछ रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन में ये 1200 भी होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना। आप क्या बोलेंगे, सर फाइनल वॉल्यूम 1200 हो गया और शुरुआत का वॉल्यूम 300 था, इसका मतलब हमने 900 ml पानी मिलाया है। तो हमको 900 पे टिक लगाना चाहिए। देख लीजिए किसी को न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो। समझ में आ रहा? हेलो, आगे देखते हैं। हाँ सर। बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2021, बहुत इंपोर्टेंट नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान सुनिएगा, मैं इसको 10 बार चिल्ला के बोलूंगा कॉमन आयन इफेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले सुन लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनमें से कॉमन आयन इफेक्ट किसमें होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सुन लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट किसमें होता है, ध्यान सुनिए। तो बच्चों सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट उसी में होता है अगर आपके पास सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले आपके पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बच्चों इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा हो तो तुरंत बोलना सर यहाँ पे कॉमन इफेक्ट पक्का होगा। तुरंत का तुरंत बोलना है कि सर यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट पक्का होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, सबसे पहले आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपने कंटेनर में रखा है। उसके बाद बच्चों आपने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट W लिख देता हूं, और आपने इसमें से फिर से वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, कॉमन आयन इफेक्ट होगा? नहीं होगा, बात खत्म। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, कॉमन आयन इफेक्ट होगा? नहीं होगा सर, बात खत्म। मैं फिर कह रहा हूं,
कॉमन आयन इफेक्ट केवल एक ही जगह होता है ना, बार बार सुन लीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट केवल एक ही जगह होता है जब आपके पास कंटेनर में वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपके डाउट दूर करूंगा, पहले मुझे पूरा बोलने दिया जाए। मैंने क्या बोला, कॉमन आयन इफेक्ट केवल बच्चों एक ही जगह होता है। किस जगह होता है? जब आपके पास कंटेनर में वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, और आपने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दी। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? सर जिसका अल्फा बहुत ही कम होता है, जिसका अल्फा बहुत ही कम होता है, एक से बहुत कम होता है। मतलब जिसको सर पानी में डालने पे वो बहुत कम टूटता है, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सही बात है? कोई दिक्कत इसका? बात समझ में आ रहा? सही है ना? अब सुनिएगा कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये एसिटिक एसिड है, सपोज, सही है। अब इस एसिटिक एसिड को आपने पानी में डाला, इस एसिटिक एसिड को पानी में डाला, तो बच्चों पानी में डालने पे क्या है, टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। और जब टूटेगा तो क्या उसी को अल्फा कहते हैं? यस सर, उसी को अल्फा कहते हैं। तो बच्चों जब इससे टूटेगा तो बच्चों इसका तो अल्फा बहुत कम होता है, इसका अल्फा मतलब ये मान के चलिए ना बच्चों 0.05 ही होता है, 5% से भी कम टूटता है, ये बहुत कम टूटता है, तभी तो इसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है यहां तक? कोई दिक्कत? ध्यान सुनिएगा, एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का जिसका अल्फा कम था, कम होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है यहां तक। अब आपने क्या किया, आपने बच्चों इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। ध्यान सुनिएगा, आपने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया ना बच्चों, इसका अल्फा ना और कम हो जाता है, इसका अल्फा और कम हो जाता है। और कम मतलब अब ये मात्र 0.03 टूटेगा, ये मात्र बच्चों 0.02 टूटेगा। पहले कितना ब्रेक होता था भाई? पहले तो कम से कम 0.05 मतलब कम से कम 5% तक टूटता था कि नहीं टूटता था भाई? पहले आपने एसिटिक एसिड लगाया, 100 में से 5 टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था, 95 ही बचते थे भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? सर अगर आपने 100 कोई भी मोल लिया या मॉलिक्यूल लिया तो सर उसमें से 5 ही टूटेंगे, इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, ध्यान सुनिए, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और कम हो जाता है, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब सुनिए, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई अल्फा था सर, ठीक है, ये कम होता है, यस बिल्कुल कम होता है, लेकिन जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तब उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो कम टूटे उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो पूरी तरह से टूट जाता है 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बेचारा उसका अल्फा केवल 5%, 5 मतलब 100 में से केवल 5 टूटता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसे कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। बच्चों जैसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया ना तो इसका जो अल्फा और कम हो जाएगा, मतलब इसका पहले 5 था ना बेचारे का, अब बेचारा इसका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच्चों इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा डिक्रीज होता है। एक बार फिर सुनिए, कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा डिक्रीज होता है। किसका अल्फा डिक्रीज होता है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। भाई स्ट्रॉन्ग तो 100% टूटता है ना, स्ट्रॉन्ग की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 होता है, स्ट्रॉन्ग का टूटना 100% होता है, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करेंगे, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम होता है, बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से और कम हो जाता है, बात खत्म। बस इतनी बात हम आपको बताना चाहते हैं, बार बार सुन लीजिए। तो बच्चों प्रश्न ये कि सर ये कैसे कम होता है, जरा इसके बारे में बताइए, ध्यान सुनिए, जरा सब लोग ध्यान सुनिए, इसका अल्फा कैसे कम हो जाता है। अब जरा सब लोग देखिए जरा, इसका अल्फा कैसे कम हो जाता है, ध्यान सुनिए। बच्चों याद है मैंने आपको लीच-डिलिन प्रिंसिपल, लाशा-टेलियर का नियम बताया था, लीच-डिलिन प्रिंसिपल, आपको मैंने लीच-डिलिन प्रिंसिपल बताया था। उस लीच-डिलिन प्रिंसिपल में आप एक बात याद करो, मैंने क्या बताया था, यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यदि रिएक्टेंट का, तो बोलो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। डायरेक्शन में। और यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आवाज नहीं आ रही क्या?
यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तब रिएक्शन किधर जाता है? हेलो, आवाज आ रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में केवल और केवल एसिटिक एसिड था। ध्यान सुनिए, सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में केवल एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड चूंकि वीक है, इसलिए बच्चों हम इसको रिवर्सिबल एरो से दिखाएंगे और ये एसीटेट आयन और H+ में टूट जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब आपने क्या किया बच्चों, आपने उसमें एक सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट का मतलब होता है बच्चों, आपने उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। जैसे आप उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसी कंटेनर में टूटेगा। तो इसी कंटेनर में टूटेगा तो ये एसीटेट आयन में टूटेगा, साथ में सोडियम प्लस में टूटेगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई? देख लीजिए, क्या बच्चों इस कंटेनर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई? और जब भी कभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्शन किधर की तरफ जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये रिएक्शन किधर की तरफ भागेगा? भाई ये नीचे वाला तो स्ट्रॉन्ग है, ये रिएक्शन किधर की तरफ भागेगा? सर ये रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगा। सही है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों, अल्फा कब ज्यादा होता है? अल्फा तब ज्यादा होता है जब रिएक्शन किधर की तरफ जाए? रिएक्शन किधर की तरफ जाए? जब आगे की तरफ जाए। क्यों? अल्फा, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा अल्फा ज्यादा होगा। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है? इसलिए बच्चों यहाँ का अल्फा न और कम हो जाता है। समझ गए? देखो, एक एसिडिक एसिड था जो बेचारा कम से कम 5% टूट तो रहा था ना, 5% कम से कम आगे तो जा रहा था। आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट मिला दिया, उसको मिलाने से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, जब रिएक्शन किधर की तरफ भागेगा? पीछे की तरफ भागेगा। और पीछे की तरफ भागने का मतलब बच्चों, इसका अल्फा डिक्रीज हो जाता है, अल्फा कम हो जाता है। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों, इसका नाम कॉमन आयन क्यों है बच्चों? आपको बता दूं कि इसमें से एक आयन क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? रिएक्शन किधर की तरफ भागेगा? पीछे की तरफ भागेगा। और जब रिएक्शन पीछे की तरफ भागता है बच्चों, अल्फा कम हो जाएगा। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा। कॉमन आयन इफेक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए रिएक्शन पीछे की तरफ जाता है। और जब भी रिएक्शन पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, वहां का अल्फा कम हो जाता है। अच्छा, एक बार मैं फिर बोलता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट, ध्यान सुन लीजिए। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने पर उसमें से कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा और कम हो जाता है। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सेकंड की बात करो। अच्छा, DOI का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन समझ रहे हैं ना? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की बात कर रहा हूं। चलो सबसे पहले लास्ट वाला पढ़ते हैं। मुझे बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। मुझे बताइए, आपके पास पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट था WE, और आपने इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, क्या ये कॉमन आयन इफेक्ट है? पहले ये बताओ। नहीं। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, ये कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, अनचेंज। याद रखिएगा, जब तक कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो तब तक अल्फा बदलेगा नहीं, अल्फा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने पर कुछ नहीं होगा, अल्फा क्या होगा? सेम ही रहेगा, नो चेंज। सही है, मतलब ये हमारा कॉमन एंड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे नो चेंज।
क्योंकि बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा हमेशा एक होता है ना, आप कुछ भी मिलाइए क्या दिक्कत है, वो तो पूरा 100% टूटेगा। हाँ, सबसे पहला पढ़िए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है कब, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। बिल्कुल ट्रू है, इसका अल्फा कम हो जाता है और इसी को कॉमन एन इफेक्ट कहते हैं। समझ जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है, समझ गया ना। देखो ये ट्रू है, ये अल्फा कम हो जाता है बच्चों, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। मैं बताना चाहता हूं इनमें से किसी से अल्फा चेंज नहीं होता है, अल्फा सेम ही रहता है, बता देता हूं याद रखिएगा। अल्फा तभी चेंज होगा जब कॉमन एन इफेक्ट हो। बार बार सुन लीजिए, कॉमन इफेक्ट तब कब होगा, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास हो और उसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, ठीक है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है ना और कम हो जाता है, बस इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर आपके पास एक NH4OH है, ध्यान सुनिएगा, एक NH4OH है। मैं आपको बता दूं NH4OH बच्चों एक वीक बेस होता है, आपको लिस्ट में लिखाया था। और अगर वीक बेस पहचान में नहीं आ रहा तो बच्चों अगर किसी का केबी दिया हो ना तो पक्का वीक बेस है, तो बच्चों इसका केबी दिया हुआ है, ठीक है। और बच्चों इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर, या कंसंट्रेशन दिया हुआ, सी दिया हुआ है और केबी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको कंसंट्रेशन बतानी है, कंसंट्रेशन सभी का कंसंट्रेशन बतानी है। तो फिलहाल हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, कोई भी कंसंट्रेशन कैसे बताया जाता है, क्या कोई भी कंसंट्रेशन के लिए हमें सी अल्फा दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन ऐसे ही बताया जाता है। अल्फा की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, अल्फा की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अल्फा निकालना। देखो मैंने आपसे पहले क्या बोला कि बच्चों कोई भी कंसंट्रेशन हो सबसे पहले अल्फा जरूर निकालो, सबसे पहले अल्फा निकालो। तो पहले सबसे पहले अल्फा कैसे चेक करते हैं मुझे बताओ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप K/C चेक करो, K/C मतलब K/C या KB/C चेक करो। चेक किया, केबी कितना है सर 1.8 इंटू 10⁻⁵, और सी कितना है सर, सी है 0.1, सी 0.1 है ना, सी है 0.1। तो मुझे बताओ बच्चों, नीचे भी एक पोजीशन के बाद डेसिमल है और ऊपर भी एक पोजीशन के बाद डेसिमल है, क्या दोनों डेसिमल समाप्त हो जाएंगे भाई, 0.1 है ऊपर 1.8 डेसिमल समाप्त हो जाएंगे। तो केवल क्या बचेगा, केवल आपका बचेगा 1.8, केवल आपका ये तो डेसिमल समाप्त, तो केवल बचेगा 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब मुझे बताओ जो मैंने वैल्यू बोला था याद है, उसे चेक करो, क्या उससे वैल्यू ये कम है, कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम अल्फा को निगलेक्ट कर सकते हैं, हम अल्फा क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 में कोई अल्फा को जोड़ो तब भी हम उसकी जगह पे 1 लग सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा बहुत कम है ना, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तब फॉर्मूला मुझे बताओ, तब फॉर्मूला डायरेक्ट क्या यूज करते हैं सर, फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज करते हैं √KB/C, सही है। अब आपने ये जो निकाला इसी का रूट ले लो, और क्या, आपने यही निकाला ना, KB/C तो निकाल ही लिया ना, डायरेक्ट इसका रूट ले लो 1.8 इंटू 10⁻⁵। मैंने आपसे पहले ही बोला, देखो सबसे पहले नीट में क्वेश्चन यही आएगा, तो सबसे पहले आप ना K/C या KB/C निकालो, और निकालने के बाद उस वैल्यू से मैच करो, क्या कम है तो कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो आपको पता है ना, ये आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, C⁴ 1 - अल्फा, आपको ये वैल्यू चेक नहीं करनी है, याद है ना, यही फॉर्मूला होता है ना K का या KB का। तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना, आप ये नीचे वाली वैल्यू आप निगलेक्ट कर सकते हैं, याद है, नीचे वाली वैल्यू निगलेक्ट कर दो, और निगलेक्ट करने के बाद अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बहुत डिटेल सिखा रखा। तब मेरी बात सुनिए, अब क्या करिए, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे अल्फा आ गया ना, अल्फा यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, K/C, सॉरी, हाँ ये 1.8 है, सॉरी ये वो 18 है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या करो बच्चों, इसमें 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.8 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 हो जाएगा। सही है, 10 टू पावर -4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 170 का रूट कितना आता है, किसके आसपास आता है? क्या करीब 13 के आसपास आता है? 13 के आसपास, मतलब 13 तो 169 इसी के आसपास। हाँ। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं अगर मैं 170 या 180 के आसपास बात करूं, 170 या 180 के आसपास बात करूं, जिसका रूट करीब 13 के आसपास आएगा, 13 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। लेकिन बच्चों ये तो 1.8 है, तो क्या मैं इसकी जगह पर 1.3 लिख सकता हूँ? 1.3 मैं इसको रूट से बाहर कर रहा हूँ, 1.3 1.8 को, और इंटू 10 टू पावर -2। ये बच्चों अल्फा आ गया, देख लो, ये अल्फा आ गया। अब तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हो ना, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? सी अल्फा, सी तो दिया ना, देखो सी कितना दिया हुआ, 0.1, अल्फा निकाल ही लिया, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, पहले क्वेश्चन में कोई भी कॉमन एन इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं था। पहला क्वेश्चन था कि भाई आपके पास बेस है, इसका कंसंट्रेशन है, इसका सॉरी आपके पास बेस है, इसका 0.1 मोलर है, तो जरा बता दो कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब सी अल्फा पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन जरा दूसरा देखो, ध्यान सुनिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 5.35, अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, जैसे मान लो कि आपके पास NH4OH था, आपके पास क्या था? NH4OH। ये NH4OH क्या है सर? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपने क्या किया, आपने इसमें NH4Cl मिला दिया। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, NH4Cl एक सॉल्ट है, और कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे बता दीजिए, क्या यहाँ पे NH4+ है कॉमन? क्या यहाँ पे NH4+ है कॉमन? तो क्या यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट लगेगा? यस सर। क्या कॉमन एन इफेक्ट लगने से क्या अब जो अल्फा था वो और कम हो जाएगा? भाई पहले जो भी आप आपने अल्फा निकाला, अब अल्फा और कम हो जाएगा ना, देख लीजिए, अब अल्फा और कम हो जाएगा, अल्फा और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अल्फा और कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने ये जो NH4Cl मिलाया है, कितना मिलाया NH4Cl? सर आपने NH4Cl मिलाया 5.35 ग्राम पर लीटर, यहाँ पे ग्राम पर लीटर है। आपने 5.35 ग्राम पर लीटर आपने मिलाया है। थोड़ा सा ये गोल गोल घूम रहा है, इसको सही कर देते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा हम इसको कितने सिंपल फॉर्मेट में इसको आपको सिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये बच्चों ये देखो 5.3 ग्राम पर लीटर है। मुझे बताओ ये क्या कह रहा है कि ये 5.35 आपने मिला दिया। देखो आपके पास आपने NH4Cl जो कि सॉल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितना मिलाया? आपने 5.35 ग्राम पर लीटर मिलाया। ठीक है, ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम पता चल गया? तो मुझे बताओ, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। भाई सबसे पहले NH4Cl का कंसंट्रेशन निकालोगे ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे निकालें कंसंट्रेशन? कैसे निकालते हैं? कैपिटल M कैसे निकालते हैं? कैपिटल M मतलब मोलर कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वेट, वेट कितना दिया है सर? 5.35 ग्राम। वेट डिवाइड बाई मोलर मास। बच्चों इसका मोलर मास आप निकालोगे ना, इसका मोलर मास आता है 53.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम लीटर कितना? 1 लीटर। देख रहा हो ना, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 आएगी ना, 0.1। हेलो, ठीक है? आता कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया। देखो यार, हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आप जो NH4Cl मिला रहे हो उसकी कंसंट्रेशन चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं था, आपने कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। आपने ये कंसंट्रेशन निकाल दिया, ये कंसंट्रेशन निकाल लिया। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था? NH4OH था कंटेनर में। देखो सबसे पहले NH4OH था, पहला क्वेश्चन सही है। NH4OH था। NH4OH क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो यस सर, रिवर्सिबल का एरो दिखाओगे। ये किस में टूटता है बच्चों? ये किस में टूटता है? ये NH4+ में टूटता है और
OH माइनस में टूटता है। ठीक है, मेरे पास केवल और केवल पहले ये था। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको सी अल्फा लिखते हैं, फिर ये 0 लिखते हैं, फिर ये 0 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, सी माइनस सी अल्फा लिखते हैं, याद आ रहा, सॉरी सबसे पहले सी लिखते हैं, सबसे पहले सी ये लिखते हैं, फिर ये कितना बनता है, ये सी अल्फा बनता है और ये सी अल्फा बनता है। सही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1। तो 0.1 है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, क्या देखो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा लिख देता हूँ, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 0.1 अल्फा। सही है, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 0.1 अल्फा। तो आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन बताना जितने भी स्पीसीज है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में स्पीसीज हमारे क्या क्या है, NH4 प्लस है, OH माइनस है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। कितनी है, सी अल्फा, जो कि हमने आपको पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया भाई, हमने पहले अल्फा निकाला था, सी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं, आपने NH4Cl और मिला दिया। कितना मिलाया, 0.1। ये 0.1 कहां से आया, ये 0.1 यहां से आया, यहां से मिला दिया। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर है, आपने मिला दिया। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर? अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सिंगल एरो दिखाएंगे तो ये 100% टूटेगा। अगर ये 0.1 है तो ये 0.1 और ये 0.1 में टूट जाएगा। मुझे अब बताओ क्या NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देख लो। बढ़ गई, बढ़ेगी ना, क्वेश्चन बढ़ेगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताओ। अब ऊपर वाले रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। इस रिएक्शन का मैं केबी लिख रहा हूं, इस रिएक्शन का केबी लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे देखो, इस सेक्शन में केबी होता, चलो बोलो क्या लिखेंगे सर। NH4 प्लस ऊपर लिख दिया, ठीक है, बगल में क्या OH माइनस। याद रखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही केबी और के लिखा जाता है, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे NH4OH, ये केबी लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर ये कॉमन एन इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं होता तो मैं NH4 प्लस की जगह पे केवल और केवल क्या लिखता, सी अल्फा लिखता, केवल सी अल्फा लिखता, केवल सी अल्फा लिखता। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन, किसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा ही होगा। लेकिन बच्चों कॉमन एन इफेक्ट के कारण इसका तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना। कितना बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया। तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सी अल्फा प्लस 0.1। सी अल्फा कितना है, सी अल्फा 0.1 अल्फा है। अब कितना कंसंट्रेशन और आपने ऐड कर दिया, 0.1 ऐड कर दिया। तो बच्चों NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब मुझे NH4 की कंसंट्रेशन अब कॉमन एन इफेक्ट के कारण हमें क्या लिखना, ध्यान सुनो, हमें क्या लिखना। देखो ये जो 0.1 है जो बढ़ गया, और ये जो पहले था 0.1, देख लो ये NH4। देखो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ। देखो कितना हो गया, देखो जरा, पहले कितना था सर 0.1। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो कितना बढ़ गया 0.1। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन। कॉमन एन इफेक्ट के कारण क्या इसकी आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यस सर। तो NH4 प्लस 0.1 किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, प्लस 0.1 अल्फा किससे, जो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला है उससे। तो क्या अब कंसंट्रेशन मुझे इतना लिखना चाहिए, देख लो अब कंसंट्रेशन मुझे इतना लिखना चाहिए। मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, OH माइनस की कंसंट्रेशन तो वही है 0.1 अल्फा। NH4OH की कंसंट्रेशन कितनी है सर, NH4OH की कंसंट्रेशन ये है, देख लो, ये मैंने लिख दिया। देख लो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। मतलब कुल मिला के जब आप कॉमन आयन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी आयन कॉमन होगा उसकी कंसंट्रेशन बस थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं जितना होगा। ठीक है, अब क्या करिए, 0.1 से 0.1 कैंसिल कर दीजिए, कर दिया। अब क्या बचा देखो, अब ऊपर में आप 0.1, ऊपर में आप 0.1 कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर में 0.1 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ अल्फा बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा। आपने 0.1 कॉमन लिया, 0.1 कॉमन लिया, अल्फा पहले से था, याद रखिएगा अल्फा पहले से था। तो 0.1 अल्फा, अब ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, नीचे तो 1 माइनस अल्फा था ही। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने K/C निकाला था तो K/C की वैल्यू याद है, हमने जो वैल्यू बोला था उससे छोटा था। इसका मतलब क्या हुआ, आप अल्फा को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अल्फा निगलेक्ट का मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। तो जब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है बच्चों, तो 1 प्लस अल्फा करो,
तब भी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगी, या 1 में से अल्फा माइनस भी कर दो तब भी इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, मतलब 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 प्लस अल्फा है और ये जो 1 माइनस अल्फा है, इन दोनों की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। जब से मैं 1 लिखूंगा, आप जरा देख लीजिए, इनकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ। तो मुझे बताओ, ये के भी तो दिया हुआ ना, क्या केवल और केवल ये आएगा? देखो 0.1 अल्फा बराबर ये, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, ये 0.1 इधर भेज दो, 0.1 इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा अल्फा। और अगर अल्फा आ गया तो आप तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ गया ना आप? अच्छा मुझे बताओ, देखो क्या अल्फा कम हो गया, देख लो अल्फा कम हो गया ना, देख लो पहले अल्फा क्या था देख लो, और देखो अब अल्फा कितना आ रहा, कम आ रहा। किसको समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल? हेलो, किसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। किसको समझ में नहीं आया? आपकी क्लास में किसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? जय, तुमको समझ में आया? हाँ सर। फिर समझ में आया तुमको? समझा? आपको समझ में आया? हाँ सर। देखो बच्चों, कोई मैं बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखो ऐसा है कि कॉमन एंड इफेक्ट से जो पहले अल्फा था ना, पहले अल्फा जो आपने निकाला था, पहले अल्फा आपने जो निकाला था, देख लीजिए पहले जो अल्फा आपने क्या निकाला था वो देख लो, अभी देख लो बच्चों, आपने पहले अल्फा कितना निकाला था? पहले आपने अल्फा जो निकाला था वो रहा ये 1.3 इंटू 10⁻², जब आपने कुछ भी नहीं मिलाया था। और अब आपने जो अल्फा निकाला ये आया अल्फा, तो आप देख लीजिए कॉमन एंड इफेक्ट से अल्फा कम हो जाता है, देख लीजिए इस बात से ये प्रूफ भी होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देखिए, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 देखिए, आपके पास ये एसिड है, आपके पास ये एसिड है, कैसे पता ये एसिड है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं सबके सब वीक होते हैं, ठीक है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका के देगा, पेपर में के भी दिया हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका के पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि साहब आपने इसमें एक HCl मिला दिया, मुझे बताओ HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। तो जब इसमें आप HCl मिलाएंगे तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वीक एसिड है, कैसे पता सर ये वीक एसिड है? इसका के दिया हुआ। दूसरा कैसे, ये एक ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक हमेशा वीक एसिड होता है, इसका के दिया हुआ। अब आपने इसमें HCl मिला दिया, जैसे आप इसमें HCl मिलाएंगे तो बच्चों ये जो HCl ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये जो HCl है ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Fe स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये तो 100% टूटेगा। तो मुझे बता दीजिए क्या ये आयन कॉमन हो गया? ये आयन कॉमन हो गया। अब जैसे ही आयन कॉमन हो गया तो क्या यहाँ पे आयन कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? यस सर, कॉमन आयन इफेक्ट लगने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अल्फा है ना, इसका जो अल्फा है वो पहले से और कम हो जाएगा, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। चलो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर आपको ये बताना है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, H+ की कंसंट्रेशन वास्तव में कितनी होगी? H+ की कंसंट्रेशन वास्तव में कितनी होगी? अब H+ की कंसंट्रेशन बच्चों C अल्फा नहीं है, C अल्फा प्लस 0.1 है। समझ रहा हो ना? H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, देख लो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, इसकी कंसंट्रेशन पहले। अच्छा, अगर ये कॉमन एन इफेक्ट नहीं होता इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा ही होगी। देखो बच्चों, कॉमन एन इफेक्ट में केवल और केवल ना एक कंसंट्रेशन जो है ना वो केवल ऐड हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल वही। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर? सबसे पहले K/C निकाल लेते हैं, निकालने के बाद ये वैल्यू चेक करते हैं, क्या ये वैल्यू कम है? नहीं सर, ये वैल्यू कम नहीं है, ये वैल्यू बड़ा वैल्यू है। याद है लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था किससे चेक करना है? अगर ये बड़ा है तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर सकता हूँ, 1 के बराबर कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 1 प्लस अल्फा को भी छोड़ सकता हूँ? नहीं।
इसका मतलब मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बताओ। अभी मैंने क्या बोला था, आप इसका क्या लिखो, के लिखो, के भी जो भी हो, अगर एसिड है तो इसका के लिखो, मैंने लिख दिया। क्या आएगा, क्या ऊपर ये आएगा, क्या ऊपर ये भी आएगा, क्या ये नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। H प्लस, कैच प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, सी अल्फा प्लस 0.1। क्या इसकी कंसंट्रेशन केवल सी अल्फा है, देखो ऊपर आ गया सी अल्फा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सी माइनस सी अल्फा, डायरेक्ट लिख रहा ना, सही है। तो सी से सी कैंसिल होगा तो क्या इतना बचे, इतना बचने के बाद आप सी की वैल्यू रखेंगे 0.1, तो यहाँ पे 0.1 तो पहले से है, तो क्या से 0.1 कॉमन हो जाएगा। जब 0.1 कॉमन हो जाएगा तो यही आएगा, बिल्कुल सेम यही आएगा जो पहले आता था। तो हम क्या करते थे, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, इन दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मुझे बता, जब इसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान देखिए, अब इस 1 प्लस अल्फा को और इस 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व करिए। अब इस वैल्यू को रखिए, यहाँ रखिए 0.1 रखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू रखने के बाद ये देखो आपको क्या निकालना है, H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है मुझे बताओ, कितनी है सर। H प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा प्लस 0.1 है, देखो ना, सी अल्फा प्लस 0.1, सी अल्फा सी मतलब 0.1 अल्फा, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा। तब कुल मिलाकर सबसे पहले आपको के बाई सी निकालना है, के बाई सी की वैल्यू चेक करनी है। अगर चेक हो गया तो ये वैल्यू अगर कम है तो ये वैल्यू निगलेक्ट कर लो, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे तो नीट में आसान वाला ही आएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की सेम टू सेम लाइन थी, ठीक है, समझ में आया ना। आपको बस ये पैटर्न याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। अब इसका आप के लिख लीजिए, के भी जो भी हो, कैसे लिखेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से दिया रहेगा, ये सब रख देंगे, सब रख देंगे, सब रख देंगे, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकालने में ध्यान देना है, क्या मैं 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा को छोड़ सकता हूँ, तब तो डायरेक्ट आएगा तुरंत, नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है, हमें न्यूमेरिकल में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल पैटर्न का आएगा, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा के, बस ये हैंग हो गया। जहां तक न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, हेलो एक बार फिर पूछ लीजिए। अगर क्लास में जो नहीं पा रहे फिर से ट्राई करें। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा आगे देखिए ध्यान, सब लोग बच्चों सब लोग देखिए, देखिए सबसे पहले P का मतलब समझिए, P का मतलब होता है माइनस लॉग, P का मतलब माइनस लॉग होता है। सबसे पहले P का मतलब समझिए, P का मतलब माइनस लॉग, एक बार फिर सुनिए, P का मतलब माइनस लॉग, P का मतलब माइनस लॉग, ठीक है। अब P के ऊपर कुछ भी रखिए, P के ऊपर मतलब P के ऊपर मोबाइल रख दीजिए, तो माइनस लॉग मोबाइल, ठीक है। P के ऊपर हाथी रख दीजिए, माइनस लॉग हाथी, P के ऊपर कुछ भी रख दीजिए, माइनस लॉग, P का मतलब माइनस, ठीक है। अब मुझे बताइए, P के ऊपर आपने H रख दिया तो माइनस लॉग H प्लस, P के ऊपर आपने OH रख दिया तो माइनस लॉग OH माइनस, कि P के ऊपर आपने K रख दिया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, P का मतलब माइनस लॉग K, P के ऊपर आपने K भी रख दिया, माइनस लॉग K भी, P के ऊपर आपने KW रख दिया, P के ऊपर KW रख दिया, मतलब KW का मतलब क्या हुआ, अगर आप P के ऊपर रखेंगे तो बच्चों P के ऊपर KW रखेंगे तो माइनस लॉग KW। अब मुझे बता दीजिए KW की वैल्यू कितनी होती है रूम टेम्परेचर पे, 10 to power minus 4। यस 10 to power minus 40, तो इस वैल्यू को रख दीजिए। देखिए अब इस वैल्यू को जैसे रखेंगे, ये 10 to power minus 4 रख दीजिए, आपने रख दिया, ये वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू जैसे आपने रखा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इतना तो पता ना लॉग कैसे लेते हैं, लॉग A पे पावर माइनस B, आप क्या करते हैं
ये आगे लेके आते हैं तो क्या जाता है, मान लीजिए पहले से माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस समाप्त क्या हो जाता है, बी लॉग ए हो जाता है। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो बच्चों 10 टू पावर -14 को आगे ले जाइए और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कितना, याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है। खैर आगे देखिए, तो बच्चों पीएच बराबर क्या, माइनस लॉग एच प्लस, सही है। मैंने क्या किया, मैं देखो एक समझाता हूँ, ध्यान सुनो। पीएच बराबर क्या होता है सर, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। ध्यान सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ माइनस आ जाएगा, और बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी, देख लो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से h प्लस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ध्यान सुनिए, यहाँ पे लॉग 10 है, यहाँ पे बेस क्या 10 है। तो जब मैं यहाँ पे h प्लस की वैल्यू निकालूंगा, ये जो h प्लस की वैल्यू निकालूंगा ना, h प्लस की, याद रखिएगा यहाँ से h प्लस की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो बच्चों ये जो बेस इसका जो 10 है ना, 10 यहाँ चलाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 टू पावर माइनस pH। एक बार फिर सुनिए, मैं यहाँ से h प्लस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, h प्लस की वैल्यू, h प्लस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालते हैं, ये जो 10 है ना, ये 10 यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू इस 10 पे पावर में आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, -pH। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी काम आने वाला है। तो हमने दो फॉर्मूला बताई, एक बार फिर फॉर्मूला बताइए। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या बताइए, पहला फॉर्मूला है pH बराबर माइनस लॉग एच प्लस, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि यदि किसी की कंसंट्रेशन निकालनी है H प्लस की, तो वो 10 के पावर -pH के फॉर्मूले में आता है। सेम टू सेम इसमें अप्लाई करिए इसमें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये फिर सुन लीजिए, H प्लस की कंसंट्रेशन यदि आपको निकालनी है और यदि pH दिया हुआ है तो 10 टू पावर -pH का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, pH और pOH में क्या रिलेशन होता है, देखिए मैंने आपसे बताया था ना ये फॉर्मूला, क्या ये सभी टेम्परेचर पे होता है, यस सर। अब क्या करो ना, दोनों साइड का लॉग ले लो। जब दोनों साइड का लॉग लोगे तो क्या ये लॉग आ जाएगा, ये से लॉग आ जाएगा। यहाँ भी लॉग लोगे तो मुझे बताओ, लॉग ए इंटू बी, तो क्या ये लॉग ए प्लस और लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा। अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पी एच होता है, माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पी ओ एच होता है, बताया था ना अभी, ठीक है। तो ये आपने जो अभी नया फॉर्मूला पढ़ा है, नया फॉर्मूला पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा गोल गोल घूम रहा है, इसको सही कर देते हैं। देखो जरा एक बार फिर देखो, एक बार फिर देख लीजिए सब लोग, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। के डब्ल्यू बराबर क्या भी मैंने पढ़ाया आपको, H प्लस और OH माइनस है। क्या सभी टेम्परेचर पे होता है, यस सर। अब आपने क्या किया, दोनों साइड में लॉग लिया, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसके फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद दोनों साइड में माइनस लगाया, तो हमको ये मिला, हमको ये लाइन मिला, ठीक है, हमको ये लाइन मिला। इसके बाद हमको फॉर्मूला पढ़ाया गया तो सर माइनस लॉग के डब्ल्यू मतलब क्या होता है, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग इसका मतलब क्या होता है, पी एच होता है, माइनस लॉग एच मतलब क्या होता है, हमको ये मिला। इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि पी के डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पी एच प्लस पी ओ एच। तो बच्चों दो फॉर्मूले हमारे लिस्ट में फिर से आ गए, और ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आप किसी भी टेम्परेचर पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैंने आपसे बोला कि नहीं 25 डिग्री सेल्सियस पे बताओ, तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस कितना होता है, 10 टू पावर -7। OH माइनस कितना होता है सर, OH माइनस भी 10 टू पावर -7 होता है, ठीक है, 10 टू पावर -7 होता है। अब जब ये दोनों 10 टू पावर -7 होते हैं, तो बच्चों अगर आप इससे pH निकालेंगे तब कितना आएगा, 7 आएगा। माइनस लॉग H प्लस होता है फॉर्मूला, और बच्चों इससे आप pH निकालेंगे, इससे भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो आप दोनों रख कर देख लीजिए, 7 और 7 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 14। इसका मतलब पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है। ये कब होगी, जब ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीजें बता रहा हूं, इसमें काम आने, इसमें न्यूमेरिकल आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं। आगे देखते हैं, अब पीएच स्केल देखते हैं। स्केल समझते हैं ना, एक जो स्केल आपके पास होता है, इसमें स्केल क्या है। देखो फिलहाल जो पीएच स्केल पढ़ाया जाता है वो मिनिमम वैल्यू 14 होती है और मैक्सिमम वैल्यू पी के डब्ल्यू होती है,
मैक्सिमम वैल्यू पी के डब्ल्यू होती है। फिर सुन लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पी के डब्ल्यू, ठीक है। और जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो पी के डब्ल्यू बाई 2 होता है। हमें कैसे सिखाया जाता है? पीएच वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना होता है? 14। बच्चों ये जो सिखाया जाता है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 आती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात को प्रूफ किया। और पी के डब्ल्यू बाई 2 मतलब 14/2 का मतलब करेंगे तो ये 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। लेकिन चूंकि हम नीट की स्टूडेंट है तो डायरेक्ट समझिए, मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू पी के डब्ल्यू होती है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और हमको जो पढ़ाया गया है वो 25 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर का पीएच स्केल पढ़ाया गया है, जो कि 0 से 14 के बीच में होता है। न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है, 7 के पहले एसिडिक होता है और 7 के बाद बेसिक होता है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सर मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पी के डब्ल्यू और न्यूट्रल पॉइंट पी के डब्ल्यू बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, हमें जो पीएच स्केल पढ़ाया गया था वो 0 से 14 के बीच में पढ़ाया गया था, लेकिन बच्चों वो पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में कोई भी पीएच स्केल 0 से पी के डब्ल्यू होता है और न्यूट्रल पॉइंट आपका पी के डब्ल्यू बाई टी होता है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सैंपल है सॉफ्ट ड्रिंक का, कोई आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पीएच क्या होगा, ठीक है, देख लो, ठीक। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है उसका पीएच क्या होगा। अच्छा, पीएच बराबर क्या होता है? अच्छा, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनिए, तरीका सुन लीजिए, ध्यान सुनिए। जब भी कभी आपको माइनस लॉग x इंटू 10⁻⁻y का फॉर्मूला मिले, तो बच्चों इस माइनस लॉग बराबर ऐसे मिले, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या लिखना? सुनिए, इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या लिखना है? ये जो y है ना, इसको सामने लिखिए, माइनस ये जो x है ना, इसको लॉग में लगा दीजिए। एक बार फिर सुनिए, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि माइनस लॉग a इंटू 10⁻⁻b लिखा हुआ है, तो माइनस लॉग के बराबर अब क्या लिखेंगे? देखो, ये जो b है ना, ये सामने आ जाएगा b माइनस, और ये जो वैल्यू है लॉग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है, ये कंसंट्रेशन दी गई है। कितनी कंसंट्रेशन? ये कंसंट्रेशन पेपर में दिया गया, सही है। मुझे बताओ क्या ये सीन आ गया? देखो माइनस लॉग, ये सीन आ गया क्या? तो मैंने क्या बोला, ये वैल्यू आगे आएगी, आगे कर दो, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी? लॉग में आ जाएगी, माइनस में देखो कर दिया, देख लो वही सीन आ गया ना। अब ये वैल्यू का पेपर में दिया हुआ 0.58 दिया रहता, लॉग रख दिया, आ गया 2.5। ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। मतलब आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो एसिडिक सॉल्यूशन का है, समझ गया ना। देख लो पेपर में सबसे पहले दिया था कि आपके पास एक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 3.8 इंटू समथिंग है, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का है, पीएच बताना है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक HCl है, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन दी गई है m मोलर दी गई है, तो पीएच बताना है। तो देखो बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए। तो हम क्या, मुझे बताओ HCl क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो जब HCl एक स्ट्रांग होता है तो क्या करेगा? H प्लस और Cl माइनस देगा। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन बच्चों 10⁻⁸ है, तो ये 100% टूटेगा, तो ये भी कितना होगा? 10⁻⁸ होगा, और ये भी कितना टूटेगा? 10⁻⁸ होगा। तो हमको तो पीएच निकालना है, तो हमको क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। तो मेरे पास H प्लस कितना आ गया? H प्लस आ गया 10⁻⁸ आ गया। जब इससे हम पीएच निकालेंगे तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब मुझे बताइए क्या ये एसिड है? तो किसी एसिड का पीएच कभी 8 हो ही नहीं सकता भाई। रूम टेम्परेचर लेंगे तभी पीएच 7 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये तरीका गलत है। फिर इसमें गलती क्या हुई? ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखो बच्चों 10⁻⁻8 10⁻⁻7 ये इतना ज्यादा वीक है ना, इतना ज्यादा वीक है
ये बच्चों ये बहुत ही ज्यादा 10⁻⁶। अगर कभी भी ये 3 वैल्यू दिखाई दे ना, ये कभी भी 3 वैल्यू दिखाई दे, तो ये बच्चों इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब ये खूब ज्यादा डाइल्यूट है, ये बेचारा इतना डाइल्यूट है ना कि इससे अच्छा तो पानी है। कैसे सर समझा नहीं? मुझे एक बात बताओ, आप HCl को किसमें डिजोल्व करेंगे? पानी में, ठीक है। आप HCl को पानी में डिजोल्व करेंगे, तो मुझे बताओ पानी में डिजोल्व करेंगे तो बच्चों पानी में तो टूटेगा। पानी किसमें टूटेगा सर? पानी टूटेगा H+ और OH- आयन में। मुझे बताओ पानी कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। पानी में H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है, और आप जो HCl ले रहे हो वो कितना है? 10⁻⁸ है। उससे अच्छा तो हमारा एसिड पानी है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में, ध्यान सुनिए, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में 10⁻⁶ दिया हो, 10⁻⁷ दिया हो, 10⁻⁸ दिया हो, उस क्वेश्चन में बच्चों पानी से मिलने वाला H+ भी काउंट किया जाता है। मैं आपको फिर समझाता हूं, ध्यान सुनिए, मैं इस बात को समझा देता हूं, एक बार फिर सुनिए कैसे। मुझे बताइए पीएच निकालने के लिए क्या किया जाता है? सर पीएच निकालने के लिए H+ चाहिए, ठीक है। पीएच निकालने के लिए H+ चाहिए, पीएच निकालने के लिए H+ चाहिए। H+ कहां से लेते थे? एसिड से लेते थे। लेकिन बच्चों पहले एसिड क्या होता था? पहले एसिड थोड़ा सा वीक तो था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रांग था। पानी से तो अच्छा था ना। लेकिन बच्चों इस बार क्या हुआ? इस बार पानी से मिलने वाला जो H+ है ना, वो वीक एसिड से भी अच्छा है। कैसे, जरा समझो। मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। जैसे आपके पास HCl है, आपने इसको पानी में डाला तो स्ट्रांग है, तो सिंगल एरो दिखाएंगे कि 100% टूटेगा। ये लो 100% टूट गया, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी कंसंट्रेशन कितना लिया? 10⁻⁸। तो ये बच्चे कितना बनेगा? 10⁻⁸ बनेगा, ये भी 10⁻⁸ बनेगा। ये कंटेनर है, ध्यान सुनिएगा। आपने कंटेनर है, कंटेनर भाई HCl एसिड है, किसमें एसिड है? पानी में ना। तो बच्चे इसमें पानी भी तो है, तो पानी में तो टूटेगा। पानी तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में H+ के फॉर्म में रहता ही है ना। पानी तो ऑलरेडी H+ के फॉर्म में रहता है। देखो पानी तो ऑलरेडी H+ के फॉर्म में रहता है, और पानी का कंसंट्रेशन ऑलरेडी न्यूट्रल होता है ना। पानी तो उदासीन होता है, 10⁻⁷ 10⁻⁷ के फॉर्म में रहता है। तो पहले क्या होता था? पहले बच्चों ये कंसंट्रेशन इतना अच्छा रहता था कि हम पानी से मिलने वाला कंसंट्रेशन को ध्यान ही नहीं देते थे। भाई ये 10⁻⁻1 था, 10⁻⁻2 था, तो बच्चा 10⁻⁷ तो बहुत बेकार है ना, तो हम पानी पे बिल्कुल केयर ही नहीं करते थे। लेकिन इस बार पानी का कंसंट्रेशन तो इससे अच्छा है। तो मुझे बताओ, अब आपको जब पीएच निकालना है तो बच्चों ये दोनों H+ को लेना पड़ेगा। अब आप केवल और केवल एसिड से मिलने वाला H+ नहीं लेंगे। अगर आप लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल गलत आएगा। तो मुझे बताइए अब H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? अब H+ की कंसंट्रेशन एसिड से मिलने वाला कंसंट्रेशन 10⁻⁸, और बच्चों जो पानी से मिलने वाला कंसंट्रेशन 10⁻⁷, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को लेने के बाद जो पीएच का फॉर्मूला है, पीएच बराबर -log H+, इसकी वैल्यू में रखेंगे। H+, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? ये वैल्यू रखेंगे। अब इसको रख के सॉल्व करें। सर हमको कैसे पता ये क्वेश्चन हमारा गलत है? क्योंकि बच्चों अगर हमने डायरेक्ट सॉल्व किया तो हमारा पीएच कितना आ रहा था? 8, जबकि किसी एसिड का पीएच 8 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो कि मैंने ये कंसंट्रेशन सबसे पहले 10⁻⁻2 लिया था, अगर मैं 10⁻⁻2 लेता तो ये भी 10⁻⁻2 बनता। तो मुझे पानी वाला कंसंट्रेशन नहीं लेना था, क्योंकि पानी तो बहुत 10⁻⁷ तो बहुत बेकार है ना। तो बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखते हैं? यहाँ 10⁻⁻2 रखते, सॉल्व करते, पीएच 2 आ जाता और एसिड हो जाता। लेकिन अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन में पानी की कंसंट्रेशन भी लेनी पड़ेगी। तो जरा एक रूल सुन लीजिए। एक रूल क्या है? जब भी कभी किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ दिया हो, ठीक है, एक रूल बना देता हूं मैं, एक रूल लिख देता हूं। जब भी कभी किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ दिया हो, जब भी किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ दिया हो, और जब भी कभी किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ दिया हो, 3, ठीक है ना। जब भी कभी किसी एसिड कंसंट्रेशन 3 दिया हो, तो बच्चों उस केस में पानी से मिलने वाला H+ मतलब 10⁻⁷, इसको भी काउंट कर लेते हैं।
इसको भी काउंट करके H प्लस में इंक्लूड करके तब पीएच निकालते हैं। हाँ, इसके पहले अगर कुछ दिया हो ना, 10⁻⁵ दिया हो, डायरेक्ट सॉल्व कर आंसर 5, 10⁻⁴ डायरेक्ट सॉल्व कर आंसर 4। क्यों? तब पानी का कंसंट्रेशन आपको नहीं लेना। ठीक है, इस बात को हटाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को? कुछ तो बोलो। नहीं। चलो बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो। अब मैंने ये दोनों ले लिया, दोनों लेने के बाद हम बच्चों हम 10⁻⁷ कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा। 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10 हुआ, और 1/10 में बच्चों अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या ये आएगा 11/10, 11/10 आ गया। अब ये हमारा H प्लस हो गया। देखो हमारा H प्लस कितना हो गया, 10⁻⁷ इंटू 11/10। अब इस वैल्यू को हम पीएच में रखेंगे, इस वैल्यू को हम पीएच में रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या याद रखना है कि यदि कोई HCl है, उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो उसका पीएच बच्चों 7 से कम आता, 6.96 आता है। देख लो ये इतना डायलूशन है कि लगभग ये न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, लेकिन एसिड है चूंकि तो सम्मान बचाए रखना। एसिड तो देखो 7 से कम है ना, देखो एसिड है, देख लो थोड़ा सा एक गोल गोल घूम रहा है, सही कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो तो बच्चों ये हमारा H प्लस आ गया, ये हमारा H प्लस आ गया। अब इस H प्लस की वैल्यू हम पीएच में रख देते हैं, ये रहा पीएच। ठीक है, अब मुझे बता दें, थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक सिखाया था। क्या ट्रिक सिखाया था, जब भी कभी माइनस लॉग की जगह पे ये आ जाए तो मैंने क्या बोला था, ये वैल्यू जो है वो सामने लिख देते हैं, देखो सामने लिख दिया, और इस वैल्यू को लॉग में ले लेते हैं, देखो ले लिया मैंने लॉग में। सही है, अब मुझे बताओ ये 7 बाहर है, इसको क्या होगा, log 11 माइनस log 10। बच्चा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और log 11 की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब 1.04 होता है। तो बच्चों 7 में से 1.04 माइनस 1 जब करेंगे तो ये 0.04 आता है, और सॉल्व करने पे 6.96 आता है। और देख लीजिए ये अभी भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 10⁻⁸ टाइम HCl का जो आंसर आता है वो 6.96 आता है। याद रखिए, इसको याद रखिए डायरेक्ट टिक लगाने के लिए, ताकि कैसे सॉल्व हो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं बच्चों, केवल 2 मिनट और। एक क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में KW दिया हुआ है, क्वेश्चन में KW दिया हुआ है, और कह रहा है कि एक पानी है, इसका pH 6.5 है। ठीक है, जैसे मेरी बात सुन लो, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर बना दिया, कंटेनर, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर बना दिया, कंटेनर हमने एक कंटेनर बना दिया। हाँ ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमने एक कंटेनर बना दिया, कंटेनर। अब इस कंटेनर में ये वैल्यू कितनी है, 6.5 है, ये वैल्यू 6.5। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, 6.5 वैल्यू पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, नेचर कैसे पता करते हैं, नेचर कैसे पता करते हैं। पहले नेचर एक तो 0 से, और 0 से कहां तक होता है बच्चों, 0 से PKW होता है, PKW होता है ना, 0 से आंसर PKW होता है, और PKW/2 क्या होता है, न्यूटन होता है। सही बात है, मुझे पहले इसका PKW बोलो, क्या इसका PKW 13 आएगा, देख लीजिए इसका PKW वैल्यू कितना आएगा, इसका PKW 13 आ जाएगा, इसका PKW 13 आ गया ना। अब मुझे बताओ PKW/2 क्या होता है, PKW/2 क्या न्यूटन होता है, तो इस 13 का डिवाइड/2 करेंगे तो क्या 6.5 आएगा। देख लीजिए 6.5 का सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। थोड़ा सा ये पेन नहीं चल रहा है, बहुत देर चल रहा था, हैंग हो गया। बात समझ में आ रही, सिंपल है ना, आसान है। ठीक है, क्लियर है ना, कर लोगे ना, समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं मैं, ये तो समझ में आ रहा नहीं है, कुछ तो बोलो। हाँ। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन। हाँ। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले आपको KW दिया रहेगा, उस KW से PKW निकाल देना। उस सबसे पहले आपको क्वेश्चन में KW दिया रहेगा पेपर में बच्चों,
सबसे पहले क्वेश्चन में के डब्ल्यू दिया रहेगा, उस के डब्ल्यू से क्या निकालेंगे, पी के डब्ल्यू निकालेंगे, उस क्वेश्चन से पी के डब्ल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आपका 0 से पी के डब्ल्यू होता है, अब पी के डब्ल्यू बाई 2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पी के डब्ल्यू बाई 2 के इधर एसिडिक, अब पी के डब्ल्यू बाई 2 के उधर बेसिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं।